हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस देख लीजिए, आज हम आपको बताएंगे जो अर्थशास्त्र है आपका इकोनॉमिक्स, उसमें जो आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो पूरा चैप्टर आज हम आपको समझाएंगे। जो भी आपके टॉपिक इम्पोर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो हम आपको कवर कराएंगे। तो वीडियो आप पूरा देखें, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका चैप्टर का नेम है, पहले आप उसको देखिए। चैप्टर का नेम क्या है? आय का चक्रीय प्रवाह, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब आप अपने नोट बना रहे हो, उसमें जब आप लिखोगे तो फर्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी आय का चक्रीय प्रवाह, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि आय के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय के प्रवाह या वस्तुओं और सेवाओं के चक्रीय रूप में प्रवाह से है। इसके बाद आप लिखोगे इस प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रवाह का ना कोई आरंभ होता है और ना कोई अंत होता है। यह निरंतर एक चक्र के रूप में प्रवाहित होता रहता है, ठीक है। इस तरह से आप लिखोगे। उसके बाद देखिए, इस तरह से आपको ये बनाना है, ठीक है। उत्पादन, इसके बाद देखिए व्यय, आय, इस तरह से आप बनाओगे। अब देखिए इसकी परिभाषा को समझिए। परिभाषा लिप्से के अनुसार, यानी जो लिप्से आपके अर्थशास्त्री है, उन्होंने आय का चक्रीय प्रवाह की जो परिभाषा है वो क्या बताई है। तो देख लीजिए, इन्होंने यहाँ पर कहा है, देखिए, तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि आय का चक्रीय प्रवाह घरेलू फर्मों एवं घरेलू परिवारों के बीच भुगतानों एवं प्राप्तियों का प्रवाह होता है। इन्होंने क्या बोला है, दोबारा से पढ़िए इसको। आय का चक्रीय प्रवाह घरेलू फर्मों एवं घरेलू परिवारों के बीच भुगतानों एवं प्राप्तियों का प्रवाह होता है, ठीक है। इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे। इतना आपको क्लियर हुआ। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर फिर आप हेडिंग डालोगे चक्रीय प्रवाह के प्रकार, यानी चक्रीय प्रवाह जो आपका है उसके कितने प्रकार है, उसके टाइप्स क्या है। तो देख लीजिए, इस तरह से देखिए, इसी तरह से आप अपनी कॉपी में जब लिखोगे तो फिर आपको, जब आप इसको याद करोगे, जब रिवाइज करोगे दोबारा से, तो आपको अच्छे से हो जाएगा और आपका मन भी लगेगा। तो इसी तरह से आप अपने जो नोट बना रहे हो वो आप इसी तरह से बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए चक्रीय प्रवाह, हेडिंग डालोगे इस तरह से, फिर इनके जो टाइप्स है वो लिखोगे कि वास्तविक प्रवाह एंड मौद्रिक प्रवाह, दो भागों में है, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह, और जो मौद्रिक प्रवाह है वो है यहाँ पर आय यानी मुद्रा का प्रभाव। इतना क्लियर हुआ। अब इसके आगे देखिए, अब इसके बाद देखिए, जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वो आप डालोगे वास्तविक प्रवाह, यानी आपको बताना है कि जो वास्तविक प्रवाह है वो क्या है। तो समझिए, यहाँ पर परिवारों से फर्मों को साधन सेवाओं जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, ठीक है। परिवारों से फर्मों को साधन सेवाओं एवं फर्मों से परिवारों को वस्तुओं या सेवाओं का जो प्रवाह होता है उसे ही हम वास्तविक प्रवाह कहते हैं। इसके बाद जो ये डायग्राफ है इसको आप देखिए, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको आपको बना लेना है, ठीक है। इस तरह से साधन सेवाएं, तो भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, परिवार, इस तरह से फर्म या उत्पादक क्षेत्र, वस्तु एवं सेवाएं। अब यहाँ पर आप देखिए कि मौद्रिक प्रवाह क्या है। देखिए, सारा मैंने डायग्राफ भी आपके लिए बनाया है जिससे आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। तो देख लीजिए मौद्रिक प्रवाह, इसकी परिभाषा क्या होगी। तो फर्मों से परिवारों को साधन सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान और परिवारों से फर्मों को वस्तुओं व सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान के रूप में जो चक्र चलता रहता है वही हमारा मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। आपको समझ आ रहा है कि मौद्रिक प्रवाह क्या है? दोबारा से देखो, दोबारा से डेफिनेशन को देखो, क्या दिया गया है कि फर्मों से
देखो आप देखो, फर्मों से परिवारों को साधन सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान और परिवारों से फर्मों को वस्तुओं व सेवाओं के बदले मौद्रिक भुगतान के रूप में जो चक्र चलता रहता है वही हमारा मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। अच्छे से क्लियर हो गया। अब आप देखिए इस डायग्राफ को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए कि ये क्या कह रहा है। मौद्रिक प्रवाह जो आपका डायग्राफ है वो भी मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दिखा दिया, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। एंड जो आपका वास्तविक प्रवाह था वो भी मैंने आपको बता दिया, ऊपर आप देख लीजिए। जो आपका वास्तविक प्रवाह है तो उसका डायग्राफ भी आप यहाँ पर देख सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पर आ जाइए एंड आपका नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है चक्रीय आय प्रभावों का महत्व। नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे, ये आपके इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, तो अच्छे से चीज़ें समझते चलिए। चक्रीय आय प्रभावों का महत्व, ठीक है। तो देख लीजिए चक्रीय आय प्रभावों का क्या महत्व है। आर्थिक विश्लेषण के दृष्टिकोण से चक्रीय आय प्रभाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। चक्रीय आय प्रभावों का महत्व दर्शाने वाले प्रमुख बिंदु निम्न है। अब यहाँ पर देख लीजिए वो प्रमुख बिंदु जो आपके हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, पहला है आपका राष्ट्रीय आय का अनुमान, ओके। इसके बाद आपका अगला यहाँ पर दिया गया है अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली का ज्ञान। नेक्स्ट आपका है मौद्रिक नीति का महत्व। इसके बाद अगला आपका दिया गया है राजकोषीय नीति का महत्व। एंड नेक्स्ट आपका है 5 नंबर पर यहाँ पर आपका रखा गया है कि असंतुलन की समस्याओं का अध्ययन। इसके बाद 6 नंबर पर आपका है, इसको आपको याद करना है, आय व रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन। तो ये है आपके चक्रीय आय प्रभावों के जो महत्व है, महत्व को दर्शाने वाले प्रमुख बिंदु हैं। तो कौन कौन से हैं, अच्छे से आपने याद कर लिए। राष्ट्रीय आय का अनुमान, अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का ज्ञान, मौद्रिक नीति का महत्व, राजकोषीय नीति का महत्व, असंतुलन की समस्याओं का अध्ययन। एंड आपका नेक्स्ट है जो एंड में आपका दिया गया है वो आपका हो जाएगा आय व रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन। तो अच्छे से आपको ये क्लियर होगी जितना भी मैंने आपको बताया, ओके। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आया करें तो अपने सभी दोस्तों में एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, ओके। थैंक यू सो मच।